छात्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल झारखंड एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये क्लास। आज के क्लास में हम 10th क्लास का जो चैप्टर 6 है यानी अध्याय 6, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये बायोलॉजी है, ठीक है। हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, दोनों केमिस्ट्री का था। तो आज बायोलॉजी की तरफ चलते हैं और इसमें पढ़ना है जैव प्रक्रम, ठीक है। ये चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम होता क्या है? तो वो सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवन के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जो कार्य हम करते हैं उसको क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम। जिसमें से सबसे पहले क्या है? पोषण। तो पोषण क्या है? तो भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं और उससे जो हम लोग अपने शरीर के लिए ज़रूरी पोषक तत्व को इस्तेमाल करते हैं, उसी को पोषण कहा जाता है। उसके बाद है श्वसन, ठीक है। जैव प्रक्रम में ये सब चीज़ आता है, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। तो ये सब क्या है? जैव प्रक्रम के अंग हैं, ठीक है। तो आइए पोषण के बारे में जान लेते हैं। अभी जैसे कि बताया कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशेष एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के द्वारा उसका उपयोग पोषण कहलाता है। यानी कि भोजन जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसके बाद भोजन पचता है, ठीक है। और भोजन पचने के बाद जो आवश्यक तत्व है हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। उसके बाद विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गए। ये सब चीज़ हम लोग को कहाँ से मिलता है? भोजन से ही मिलता है। तो भोजन में जो है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी चीज़ है, हमारे पचे हुए भोजन से जो अवशेष मिलते हैं हमारे शरीर के लिए, भोजन के लिए जो उपयोगी चीज़ है उसका अवशोषण होता है और वही शरीर के द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि प्रोटीन हम लोग के शरीर जो है प्रोटीन संश्लेषित किया तो उससे क्या बनता है? मसल्स बनता है, बॉडी बनता है, ठीक है। बॉडी का पार्ट्स जो है मसल्स वगैरह डेवलप होता है और रिकवर भी होता है। जो अगर टूट फूट गया तो उससे रिकवर होता है। वहीं अगर कार्बोहाइड्रेट मिला तो कार्बोहाइड्रेट से क्या? एनर्जी मिलता है। तो इसी तरह से उसके बाद पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा गया है। पोषण के आधार पर कौन कौन सा बांटा गया? स्वपोषी और विषमपोषी, ठीक है। इसको समपोषी भी कहा जाता है, स्वपोषी को समपोषी भी कहा जाता है। तो स्वपोषी और विषमपोषी। अब स्वपोषी किसे कहा जाता है? तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, ठीक है। उसे स्वपोषी कहा जाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, सीधा सीधी अगर बात कहें तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भोजन बनाता है उसे स्वपोषी कहा जाता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए भी हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो अगर बात करें उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, पानी की, सूर्य के प्रकाश की, ठीक है। और उसके बाद क्लोरोफिल पेड़ के हरी पत्तियों में अवेलेबल होता है, उपस्थित होता है। और ये सब की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। जो भोजन बनाने की विधि है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो स्वपोषी में कौन आते हैं? हरे पेड़ पौधे। और विषमपोषी में क्या आते हैं? पोषण का वह तरीका जिससे जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए मानव और अन्य जीव, जितने भी तरह के जीव हैं, किसी भी जीव को ले लीजिए। मान लीजिए एक जीव लेते हैं, मान लीजिए शेर, ठीक है, शेर। अब क्या शेर खुद से भोजन बना सकता है अपना? नहीं, दूसरे जीवों पर निर्भर है। वो जिस जीव का शिकार करता है वही उसका भोजन है। तो शेर क्या हो गया? विषमपोषी हो गया। उसी तरह से मानते हैं एक गाय। तो गाय क्या है? गाय अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों और घास पर निर्भर है, ठीक है। तो घास वगैरह क्या है? पौधा है, तो पेड़ पौधों पर निर्भर करता है गाय। तो ये भी क्या है? विषमपोषी जीव है। उसी तरह से मनुष्य, मान लीजिए मनुष्य की उदाहरण लेते हैं तो मनुष्य भी क्या है? पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि अगर वो दूध का इस्तेमाल करता है तो किससे मिलता है? गाय से, तो वो एक जंतु है, ठीक है। अगर मांस का इस्तेमाल करता है तो कहाँ से मिलता है? बकरा से, तो वो भी एक जंतु है, ठीक है। वहीं अगर अंडा इस्तेमाल कर रहा है तो किससे मिलता है? वो भी एक जंतु से मिलता है, ठीक है। या बतख की हो या मुर्गी की हो। उसी तरह से मान लीजिए कि साग सब्जी का इस्तेमाल करता है तो वो सब कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से। तो सभी चीज़ के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर है। तो ये इस तरह के जितने भी जीव जंतु, इसको क्या कहा जाता है? विषमपोषी, ठीक है। तो स्वपोषी क्या है? आइए देख लेते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं को जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है, ठीक है। यानी कि हरे पौधे में, और कुछ जीवाणु जो है समुद्र में, जो कुछ जीवाणु है वो भी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाता है, ठीक है। तो
उस तरह के जीवाणु और पौधे को क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्या है इसमें? प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप से में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यानी कि बाहर से जो पदार्थ लिया गया है उसमें ऊर्जा संचित रूप में उसको परिवर्तित कर देता है, और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है, यानी वही कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ मिलकर के जो अपना भोजन बनाता है उसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। देख सकते हैं इसका रिएक्शन भी लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बन रहा है? C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब एनर्जी बना रहा है। ठीक है, ये क्या है? सब ऊर्जा बना रहा है। ये ग्लूकोज है जो ऊर्जा के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज है जो हम लोग ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। वहीं पे अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री की, तो किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, कच्ची सामग्री में सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या से मिलता है? स्थलीय पौधे से वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, स्थल में रहने वाले स्थलीय पौधे वायुमंडल से। ठीक है, और जलीय पौधे जल से प्राप्त करते हैं, और जल स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं। जल की आवश्यकता है तो वो कहाँ से मिलता है? स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग को सिंचाई के लिए आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। सबसे पहले क्या होता है कि क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन यानी कि तोड़ना। ठीक है, जल के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या है? H2O है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करता है, तोड़ता है। उसके बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देता है, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो एनर्जी के रूप में बन करके तैयार होता है ग्लूकोज। अब रंध्र क्या है? ठीक है, जो ये ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो रंध्रों के माध्यम से करता है। पत्ती में छोटे छोटे रंध्र होते हैं उसके माध्यम से। तो अब रंध्र क्या है? पत्ती के सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। ठीक है, रंध्र के प्रमुख कार्य क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से होता है। ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता है, ठीक है, उस समय क्या होता है कि गैस का आदान प्रदान यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ठीक है, और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना, तो ये किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा ही होता है। और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल यानी कि जलवाष्प रंध्र द्वारा निकला जाता है। ठीक है, और जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो उस समय क्या होता है? भाप। ठीक है, वाष्प किसको कहा जाता है? भाप को। और भाप जो है जलवाष्प किसको कहा जाता है? भाप को। रंध्र के द्वारा, यही रंध्र के द्वारा ही निकलता है। अब देखिए इसका ढांचा बताया है कि सहायक कोशिका है ये जो है सहायक कोशिका है, और अधिचर्मक कोशिका इसको कहा जाता है। ठीक है, और द्वार कोशिका इसको कहा जाता है, और ये रंध्र है। ठीक है, रंध्र जब ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा होता है, ठीक है, तब यही द्वार कोशिका के मदद से इस रंध्र को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब चित्र में दिखाया गया है कि रंध्र पत्ती के सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, जब ये काम ही नहीं कर रहा होता है तो ये बंद हो जाता है, और जब वह गैस का आदान प्रदान, ठीक है, गैसों का विनिमय होता है या वाष्पोत्सर्जन होता है उस समय खुलता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है कि विषमपोषी। ठीक है, समपोषी के बारे में हम लोग जान लेंगे। विषमपोषी जिसको हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। तो विषमपोषी में कौन कौन से आते हैं? प्राणी समपोषी, मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण। अब इनसे जानते हैं कि प्राणी समपोषी किसको कहा जाता है। ठीक है, होलोजोइक इनमें जीव जो है संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा और मानव। ठीक है, जैसे हम लोग अगर भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं? संपूर्ण भोजन को अंदर निकल जाते हैं, और पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? हमारे शरीर के अंदर। ठीक है,
जैसे मनुष्य हो गया, और भी उदाहरण दे सकते हैं। मनुष्य हो गया, ठीक है, सांप हो गया। सांप भी क्या करता है, मान लो मेढक को अपना भोजन बनाया, क्या करता है, पूरा निगल लेता है और शरीर के अंदर पाचन होता है। मनुष्य के शरीर के अंदर ही पाचन होता है, उसी तरह से सांप के शरीर के अंदर पाचन होता है। उसी तरह से कोई और ले लें, मान लो शेर का भी उदाहरण ले लेते हैं। तो शेर में भी क्या होता है, इसमें भी पूरा भोजन को निगल लेता है और शरीर के अंदर पाचन होता है। लेकिन मृत जीवी उससे अलग है। मृत जीवी क्या है, अपना भोजन मृत जीवों के शरीर पर सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंद और कवक। फफूंद किसे कहा जाता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ खाने के पदार्थ, ठीक है, या कहीं भी खाने के पदार्थ नहीं भी हो तो नमी में क्या होता है, छोटा छोटा बाल के रूप में वाइट कलर का उग जाता है, ठीक है, बाल जैसा वाइट सफ़ेद कलर का, उसी को फफूंद कहा जाता है। जैसे रोटी है, ठीक है, नमी के बाद 2-4 दिन रख दीजिए, उसमें इसी तरह से उठ जाएगा, ब्रेड में उठ जाएगा, ठीक है, वाइट कलर का। कभी कभी कपड़ों में भी नमी के, बरसात के सीज़न में नमी युक्त अगर जगह पे कपड़ा रखा हुआ है तो वह उसमें भी दिखता है। अगर चमड़े का कोई बेल्ट वगैरह है, ठीक है, लेदर का, तो उसमें भी दिख जाएगा, चमड़े का जूते वगैरह में भी दिख जाएगा, तो वो फफूंद है। और कवक भी इसी प्रकार से, यानी कि जो मर जाता है, कोई मृत जीवी होता है, उसके शरीर से जो कार्बनिक पदार्थ जो सड़ गल जाता है, कार्बनिक पदार्थ है, उसका इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाता है, ठीक है, उसको अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है। वहीं पे परजीवी क्या है, अन्य जीव जो शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अमरबेल, जूं और फीताकृमि। इसके हिसाब से समझ सकते हैं कि जिससे ये भोजन ग्रहण कर रहा है, ठीक है, इसमें क्या होता है प्राणी संपोषी में, कि जिसको भोजन के रूप में वो बना रहा है उसको संपूर्ण निगल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें वो संपूर्ण नहीं निगलता है, केवल उसको उसके कुछ ही हिस्सों को या कुछ इस्तेमाल करता है और उसको जीवित रखता है, उसको मारता नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें प्राणी संपोषी में मान लीजिए कि एक मनुष्य जो है मांसाहार है, ठीक है, मनुष्य, तो वो बकरा का इस्तेमाल कर रहा है। तो बकरा क्या, ऐसा थोड़ी है कि बकरा का एक कान या एक पैर या एक टांग कुछ काट करके खा जाएगा, पूरी उसको पूरा ख़त्म करना पड़ेगा, यानी उसको जान से मारना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मारता नहीं। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है जूं, समझिए जूं क्या होता है, जो सर में होता है, नोचता है, ठीक है, जूं। अब जूं क्या है कि ये जिसका शरीर से भोजन प्राप्त करता है उसको मारता नहीं है। उसी तरह से अमरबेल, अमरबेल क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, जो पेड़ जिसको हम लोग घेरान के रूप में इस्तेमाल करते हैं इधर देहात में, जिसको सिनवार कहा जाता है, ठीक है, जिसका छड़ी भी बनता है, स्कूल में बहुत सारा उसका छड़ी आता है पिटाई के लिए। तो उसमें बहुत एक पत्ता, बेल के आकार का पत्ता इस तरह का दिखता होगा, इस तरह थोड़ा सा गोल बेल के पत्ते के जैसा, और उसका जड़ कहीं नहीं होता है। जैसे यहाँ मान लीजिए इस तरह से पेड़ है तो यहीं से लिपटा हुआ वो ऐसे ऐसे निकलेगा, ठीक है, उसका जड़ नहीं है, तो उसका भोजन यही पेड़ के तना से प्राप्त कर रहा है। तो सहजीवी भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, कि ये भी जीवित है और ये भी जीवित है, जीवित इसी से, लेकिन इसको मार नहीं रहा है, ठीक है, एक साथ दोनों जीवित है। तो इस तरह को क्या कहा जाता है, इस तरह को परजीवी कहा जाता है। उसी तरह से फीताकृमि होता है, हमारे लीवर में जो होता है फीताकृमि, वो बिना मारे शरीर के अंदर रह करके भोजन प्राप्त करता है। देखिए अमीबा के बारे में उदाहरण में दिया हुआ है, तो आइए देख लेते हैं इसके भोजन की प्रक्रिया किस तरह से है। तो अगर अमीबा की बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहले कैसे अंतःग्रहण होता है भोजन। ये एक अमीबा है जिसमें कि ये केंद्रक है, ठीक है, और ये अमीबा दिख रहा है, ये खाद्य कण है जिसको अमीबा खाना चाह रहा है। तो सबसे पहले अपने कूट पाद या पादप जो इसका बाहरी आवरण है इस तरह से बढ़ाएगा, उसके बाद धीरे धीरे इसको अंदर ले जाएगा, ठीक है, खाद्य कण को रिक्तिका के द्वारा इस रिक्तिका को हटा करके निगल लेगा, ठीक है। निगलने के बाद क्या करेगा, खाद्य कण इसके अंदर आ गया। तो सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए, भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है, ठीक है, देखिए घेर रहा है। उसके बाद खाद्य रिक्तिका, यानी कि ये जो भाग है ये खुल जाता है और खाद्य रिक्तिका द्वारा जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है और ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यानी कि अगर पचने के बाद जो अपच पदार्थ, जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ रह जाता है, वो शरीर के इस किनारे में गति करेगा और यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा, जिस तरह से भोजन अंदर करता है, ठीक है। तो ये है अमीबा। उसी तरह से पैरामीशियम में भी पोषण होता है, ठीक है,
पक्षाघात भी देख सकते हैं, भोजन का एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। आगे चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, मनुष्यों में पोषण। अब मनुष्यों में पोषण किस तरह से होता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले अंतःग्रहण होता है, यानी कि निगलना, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण और उसके बाद बाह्य क्षेपण। ठीक है, तो मुंह और दांत, जीवा और लार, ये सब किस में सहायक है, अंतःग्रहण के लिए। तो भोजन का ग्रहण मुंह में होता है। ठीक है, दांत का काम है चबाना और जीवा का काम है लार के साथ पूरी तरह मिलाना। ठीक है, जीव क्या करता है, लार की तरह, और लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च, लार, एमिलेस एंजाइम, माल्टोज और शर्करा, ये सब चीज़ एंजाइम है जो लार में निकलता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। अब भोजन ग्रासिका किसे कहा जाता है, तो मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रासिका की क्रमकुंचक गति। ठीक है, क्रमकुंचक यानी कि बार बार सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, इस गति से क्या होता है, इस गति के द्वारा ले जाया जाता है। और ग्रासिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन, इसी को कहा जाता है संकुचन क्रिया। ठीक है, तो भोजन इसी के द्वारा अंदर जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया कि ये जिह्वा है और मुखगुहा। ठीक है, ग्रासिका, ये नली जो यहाँ तक आता है इसको ग्रासिका कहा जाता है। और कलर चेंज करके दिखाते हैं, ये जो नली यहाँ तक दिखाया गया वो ग्रासिका है, ये जो भाग है ये आमाशय है। ठीक है, उसी तरह से इसको क्षुद्रांत्र कहा जाता है, आंत्र। ठीक है, और ये बृहदांत्र, यहाँ पे देख सकते हैं ये बृहदांत्र है। और ये पित्त की नली है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये पित्त की थैली है। पित्ताशय यहाँ पे देख सकते हैं पित्त के नली के साथ लगा हुआ है, ये है यकृत। ठीक है, आंत, और यहाँ पे गुदा द्वार, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये मानव का पाचन तंत्र है। ठीक है, अग्नाशय, परिशेषिका, सब कुछ देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है कि आमाशय की क्रिया बताया जा रहा है। आमाशय में क्या होता है कि जठर ग्रंथि, ठीक है, पेपिन्स, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा, ये तीनों क्या है, तो ये तीनों एंजाइम है जो भोजन पाचन में मदद करता है। पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचक करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचक करता है। वहीं पर हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन का क्रिया में सहायक होता है। पेप्सिन का जो क्रिया है उसमें सहायक कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और उसके बाद श्लेष्मा क्या होता है कि आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। श्लेष्मा क्या है, एंटी अम्ल है। ठीक है, एंटा एसिड भी उसको कह सकते हैं, जो क्या करता है कि जो आमाशय का आंतरिक, जैसे ये आमाशय है, ठीक है, तो इसमें अगर भोजन आ रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर इसके अंदर के भाग में लगेगा तो क्या होगा, इसको जला देगा। तो इसीलिए श्लेष्मा एक लेयर तैयार करता है जो इस अंदर के भाग की रक्षा करेगा, किससे, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो ये काम किसका है, श्लेष्मा का। ठीक है, वहीं पे क्षुद्रांत्र का क्या काम है, तो क्षुद्रांत्र का काम है अंतःरस, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। ठीक है, उसी तरह से प्रोटीन, अमीनो अम्ल, ये तोड़ता है इसमें। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। ठीक है, परिवर्तित कर देता है, और यकृत तथा अग्नाशय से स्रावित प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि एंजाइम का स्राव। और यकृत क्या करता है, पित्तरस और पित्त लवण, वसा क्या करता है, पित्त लवण और वसा। ठीक है, वहीं पे बड़ी गोलिकाओं और इम्सिलकरण, छोटी गोलिकाओं, अग्नाशय क्या काम है, अग्नाशय रस निकालना। ठीक है, जिसमें एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, ये तीनों एंजाइम। अब प्रोटीन का पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन। ठीक है, पेप्टॉन्स। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ट्रिप्सिन पेप्टॉन्स में बदल देता है। वसा को क्या करता है, लाइपेज वसा अम्ल में बदल देता है। और स्टार्च को क्या करता है, एमिलेस ग्लूकोज में बदल देता है। और ये सब क्या है, ये सब एनर्जी के रूप में हमें इस्तेमाल करते हैं हम। वहीं पे
दार्ढ रोम ये क्या करता है, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। ठीक है, जो हम लोग पचने के बाद ये जो भोजन बना पाचन क्रिया होने के बाद, तो इसको अवशोषित भी तो करना है, शरीर पोषण के लिए अवशोषित करेगा। तो दार्ढ रोम जो है वो अवशोषित का सतह बढ़ा देता है और जिससे क्षेत्रफल बढ़ जाता है और जल्दी से जल्दी अधिकतम अवशोषित होता है। ठीक है, बाहर निकलने से पहले। बृहदात्र का क्या काम है, जल का अवशोषण। ठीक है, उसके बाद वार्य पदार्थ यानी गुदा द्वारा से बाहर निकाल दिया जाता है। जल का अवशोषण करने के बाद वार्य पदार्थ यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको गुदा द्वार से बाहर निकाल देता है। ये बृहदात्र का काम है। ठीक है, तो आइए आगे श्वसन को देखते हैं। का हमारा अगला टॉपिक जो है श्वसन है। तो आइए श्वसन के बारे में जानते हैं कि श्वसन क्या है। तो पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। ठीक है, तो जो हम लोग श्वसन पोषण के समय जो ग्रहण करते हैं खाद्य सामग्री, उसका उपयोग कहाँ होता है, कोशिकाओं में, और जिसमें विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, और जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को उत्पादित करने के लिए कोशिकाओं में भोजन का विखंडन होता है और विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, यानी कि भोजन के प्रक्रम के दौरान जो हम लोग सामग्री खाद्य सामग्री का ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसी का उपयोग हम लोग कोशिकाओं में करते हैं और जो विभिन्न जैव प्रक्रमों में ऊर्जा के रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अलग अलग जैव प्रक्रम करते हैं, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा यहीं से प्राप्त होता है हम लोग को। और ऊर्जा उत्पादित के लिए जो कोशिकाओं में भोजन का विखंडन होता है उसको कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भिन्न पदार्थों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। ठीक है, यहाँ पे पदार्थ होगा, भिन्न पथों द्वारा यानी कि अलग अलग प्रकार से क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन। तो अगर बात करें विखंडन की तो कौन कौन सा पथ है, C6H12O6 ये कोशिका द्रव्य में है। ठीक है, जिसमें पाइरूवेट ऊर्जा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, या ऑक्सीजन के अभाव में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तीनों अलग अलग तरीके से क्या होता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा जैसे इष्ट किण्वन, ठीक है, इस प्रक्रम से होता है। इष्ट जो है किण्वन विधि जो है इसके द्वारा। ठीक है, वहीं पे अगर ऑक्सीजन का अभाव होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है प्लस ऊर्जा, और हमारी पेशी कोशिकाओं में, ठीक है, ये जो लैक्टिक अम्ल बनता है प्लस ऊर्जा बनता है, और ये लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है, हमारी पेशी कोशिकाओं में, मांसपेशियों में। जब हमारे पैर में या कहीं थकान के कारण दर्द होता है तो वहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे शरीर में अभी क्या है, ऑक्सीजन का अभाव है। वहीं पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा का बनता है जो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस का फैक्ट्री कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा की फैक्ट्री कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो उसमें ऊर्जा बनता है, और ऊर्जा बनने के क्रम में अगर ऑक्सीजन सही तरीके से अगर मिल पा रहा है तो क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल और ऊर्जा। ठीक है, आगे देखते हैं श्वसन क्या है, कि श्वसन वायवीय श्वसन, ठीक है, जहाँ पे वायु का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, और ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा ऊर्जा मुक्त होती है इसमें। ठीक है, वायवीय श्वसन में। और यह कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसे मानव में कहा जाता है। ठीक है, वहीं दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या क्या होता है कि ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है, उपचयन। ठीक है, अपूर्ण यानी पूरी तरीके से नहीं, और जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मुक्त होती है, और यह केवल कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, कहाँ, कोशिका द्रव में। यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे यहाँ पे दोनों जगह था, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और ये इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये ईस्ट में होता है। इस प्रकार का श्वसन कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। ठीक है, ईस्ट एक प्रकार का जीव है। ठीक है, तो उसमें होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि श्वसन का जो तंत्र है कौन कौन सा है। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र, तो नासा द्वार, ठीक है, जिसको नाक कहा जाता है, नाक छिद्र। ठीक है, नाक छिद्र, नासा द्वार। उसके बाद ग्रसनी यानी कि सांस की नली, उसके आगे कहाँ जाता है, कंठ। उसके बाद श्वास नली, कंठ और श्वास नली, इसको कहाँ तक बोला गया है, जो यानी कि कंठ के नीचे से फेफड़ा तक ले जाने का काम करे, इसको
श्वास नली कहा जाता है। वहीं पे आगे श्वसनी दिया हुआ है, उसके बाद श्वसनिका और फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा, ठीक है, और कुपिका कोश और रुधिर वहिकाएँ। रुधिर वहिकाएँ यानी कि जो ले जाने का काम करता है, रक्त को ढोने का काम करता है। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए नासद्वार दिखाया गया है, मुखगोहिका, ग्रसनी और कंठ, ये कंठ दिखाया गया है। वहीं पे श्वास नली कंठ से हृदय तक आने वाले इस नली को दिखाया गया है। उपस्थित वलय, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, उपस्थित वलय जो इस प्रकार से है, ठीक है। फुफ्फुस यानी कि ये जो फेफड़ा दिखाया जा रहा है दोनों तरफ, ये फुफ्फुस है, ठीक है। और पसलियाँ, ऊपर से जो ये दिखाया गया है ये पसलियाँ हैं, देख सकते हैं, कलर चेंज करके आप लोग को दिखाते हैं। ये जो इस तरह से दिखाया गया क्या है, ये पसलियाँ हैं। और श्वास नसिका किस तरह से होता है, यहाँ पे चित्र में बताया गया है। ये जो श्वास नसिका यहाँ ऊपर में दिख रहा है, ठीक है, ये वहीं पे श्वास नसिका और कूप कोशिका यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। और ये डायफ्राम, मध्यपट, ठीक है, ये क्या है, डायफ्राम है, मध्यपट। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझेंगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें और डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। और देखिए मानव श्वसन क्रिया में क्या क्या होता है वो बताया गया है कि मानव श्वसन क्रिया में अंतः श्वसन और उच्छ्वय श्वसन। अंतः श्वसन में क्या होता है, अंतः श्वसन के दौरान वृक्षीय गुहा फैलती है, ठीक है, और पसलियाँ से संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती है और वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, ठीक है। वक्ष यानी कि छाती जो है, ठीक है, ये क्या होता है, ऊपर और नीचे की ओर गति करता है। पसलियाँ जो है, पसलियों में संलग्न पेशियाँ सिकुड़ता और फैलता है, ठीक है, सिकुड़ता है और गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ा में भरता है, ठीक है। यानी कि वायु का दाब जो है फेफड़ा में भरता है, वायु भरता है फेफड़ा में। वहीं पे उच्छादित में क्या होता है, वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है और पसलियों की पेशियाँ शिथिल हो जाती है, यानी कि सिकुड़ के जाता है, रुक जाता है, और वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, यानी कि जो फैल रहा था वक्ष वो क्या होगा, कम हो जाएगा और गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से बाहर आ जाता है। तो ये वायु यानी कि श्वास छोड़ने के समय में, ठीक है, श्वसन बाहर आता है तब का है, बाहर के समय, ठीक है, और ये श्वसन अंदर के समय, ठीक है, सॉरी, ये श्वसन, ये श्वसन अंदर के समय, ठीक है, ये बाहर के समय और ये श्वसन जब अंदर आता है। लेकिन जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय की ये चीज़ बताया गया, जब हम लोग सांस लेते हैं, जब बाहर निकालते हैं तो इधर दिया गया है क्या होता है। अंतः श्वसन में क्या होता है, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना, ठीक है। उच्छ्वसन में क्या होता है, फेफड़ों से वायु या गैस का बाहर निकलना। और स्थलीय जीव में क्या होता है, श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करना, ठीक है। वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ से हम लोग करते हैं, तो स्थलीय जीव। और आगे जो है कि जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जैसे मछली जल में है और भी जीव जो जल के अंदर रहता है वो क्या करता है, जल में जो ऑक्सीजन घुला है वहाँ से ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। और कृपिका रक्त व उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान किस तरह से होता है, तो वायु O2 यानी कि ऑक्सीजन से समृद्ध कुपिका में जाता है, रक्त वाहिका में, और वहाँ से O2 यानी RBC हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, ठीक है। और साथ मिलकर के क्या बनाता है, HbO2, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, ठीक है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित उत्तक में जाता है, जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है उत्तक में जाकर के धमनी द्वारा ये वापस आता है, ठीक है। धमनी से कहाँ जाता है, उत्तक में, उत्तक से जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और वहीं पे जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, ठीक है, उत्तकों में पहुँचती है। और कार्बन डाइऑक्साइड उत्तकों में उत्तक से कहाँ जाता है, रक्त वाहिका में, रक्त वाहिका से कहाँ, रक्त विसरण में, ठीक है। वहीं पे अगर आप लोग देख सकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन नासाद्वार द्वारा होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है इसमें, तो ये कुपिका कोश विसरण द्वारा, ठीक है। और उसके बाद रक्त वाहिका द्वारा, यानी कि रक्त वाहिका से कुपिका कोश में, कुपिका कोश से CO2 का मोचन होता है नासाद्वार में, ठीक है। संवहन क्या है, मनुष्य में
भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो आपूर्ति करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, पूरा करता है, उसको क्या कहा जाता है? संवहन। तो संवहन में क्या क्या होता है? मनुष्य जो है भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र है, उसी को संवहन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है कि संवहन मानव तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार हैं। किस तरह से? हृदय, रक्त नलिकाएं जिसमें धमनी व शिरा दोनों होता है, ठीक है, और वह माध्यम जो रक्त लसिका होता है, ठीक है, रक्त व लसिका को। अब धमनी क्या है? धमनी उसे कहा जाता है, धमनी जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाता है, उसको धमनी कहा जाता है। और शिरा क्या है? तो शिरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ले जाता है, उसको क्या कहा जाता है? शिरा। तो आप लोग पेपर पेन लेकर के बैठिए, छोटी छोटी चीज़ें जो बताते हैं उसको नोट करते जाइए, तो आप लोग दोबारा जब रिवीजन करिएगा, ठीक है, तो आप लोगों को आसानी होगा समझने में। ठीक है, रक्त और इसमें वहन का माध्यम क्या है? रक्त व लसिका। ठीक है, तो देखिए रक्त कैसे जाता है? सबसे पहले ठोस अवयव जो रुधिर कणिकाएं हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है? द्रवीय अवयव, इसे क्या कहा जाता है? पीले रंजक या तरल पदार्थ जो प्लाज्मा है, जिसमें 90% जल होता है, तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा होता है जो प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन और ग्लोब्युलिन अजैव खनिज तत्व है। ठीक है, ये क्या है? अजैव खनिज तत्व। और यहाँ पे देख सकते हैं रुधिर कणिका में क्या होता है? लाल रक्त, श्वेत रक्त और रक्त कणिकाएँ होती हैं। वहीं पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के तहत होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। और ये कौन करता है? रक्त का लाल रंग। ठीक है, यही जो है HB हीमोग्लोबिन रक्त के अंदर लाल रंग जो देने का काम करता है, हीमोग्लोबिन देता है। और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन भी यही करता है, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले आने का काम यही करता है। वहीं पे श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करते हैं? शरीर को रोग मुक्त करने का सहायक है, यानी कि इसको रोग निरोधक क्षमता भी कहा जाता है, यानी कि रोग से लड़ने के, अगर किसी प्रकार का वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उससे लड़ने का काम किसका है? श्वेत रक्त। श्वेत रक्त क्या करेगा? जो वायरस शरीर के अंदर हानिकारक वायरस गया उससे लड़ने का काम करेगा श्वेत रक्त। ठीक है, वहीं पे अगर रक्त की बात करें तो इसको प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कट छट कोई गया तो रक्त का थक्का कौन बनाएगा? प्लेटलेट्स। अगर ये कम हो जाए, इसकी संख्या कम हो जाए तो क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, तो आगे देखिए रक्त वाहिका क्या है? तो रक्त वाहिका एक धमनी और एक शिरा है। जैसे कि आप लोग को बताएं तो ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना, ठीक है, अपवाद फुफ्फुस धमनी, यानी कि ये जो है यहाँ पे ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को कहाँ तक? हृदय से शरीर तक ले जाने का काम करता है और विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है। और अपवाद में एक है फुफ्फुस धमनी जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ले जाता है। ठीक है, ये अपवाद में। उसी तरह से यहाँ अपवाद में फुफ्फुस शिरा जो क्या करता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है। ठीक है, ये दोनों अपवाद में है, मतलब एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। जहाँ धमनी को ऑक्सीजन युक्त ले जाना है वहीं पे फुफ्फुस धमनी जो है कार्बन युक्त ले जाता है। जहाँ शिरा को कार्बन युक्त ले जाना है वहीं फुफ्फुस का शिरा जो है वो ऑक्सीजन युक्त ले जाता है। और यहाँ शिरा क्या है? जो विभिन्न अंगों से ऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके अनऑक्सीकृत यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, उस तरह के रुधिर को वापस लाकर हृदय में लाती है। ठीक है, इसका दूसरा काम क्या है? धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। धमनी का भित्ति जो है अधिक मोटी और लचीली होती है। और शिरा का जो है ये कम मोटी होता है और लचीला भी होता है, कम लचीला होता है। मोटा भी कम होता है और लचीला भी कम होता है। वहीं वाल्व नहीं होता है इसमें, और इसमें वाल्व होता है। ऑक्सीजन वाला में क्या होता है? वाल्व नहीं होता है धमनी में, और शिरा में वाल्व होता है। वाल्व क्या है? अब जो हृदय है हम लोगों का, इस तरह से हृदय में जो ऐसे पाइप जब आता है रक्त वाला, तो जो शिरा है इसमें वाल्व नहीं है बंद करने के लिए, लेकिन जो धमनी है
सॉरी जो धमनी है उसमें वॉल्व नहीं है बंद करने के लिए, लेकिन जो सिरा है इसमें एक प्रकार का वॉल्व रहता है जो क्या करता है कि जब आवश्यकता अनुसार पाइप जिससे नाली, ठीक है, नाली जिसमें कह सकते हैं कि जो नस है जो रक्त ले जाने आने का काम करता है, वो नाली को समय समय पर आवश्यकता अनुसार खोलता है और बंद करता है। तो ये किसका काम है? वॉल्व का काम है। तो इसमें वॉल्व नहीं होता है, किसमें? धमनी में, और सिरा में वॉल्व होता है। और ये सतही नहीं होता है, ठीक है, सतही नहीं होता है और उत्तकों के नीचे पाई जाती है, ठीक है। ये सतह पर यानी कि ऊपर ऊपर सतह पर नहीं होता है। ये कहाँ पाया जाता है? उत्तक के नीचे पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से ये सतही होता है और ये सामने सामने। सतही कहने का मतलब क्या है कि स्किन के जस्ट नीचे जितना भी दिखता है वो क्या है? सतही है। तो ये सब सिरा है, ठीक है। वहीं पे अगर उत्तकों के नीचे दिखाई देता है तो वो क्या है? सब धमनी है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स भी से बना सकते हैं, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। जो नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम और डिटेल बताने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है? हृदय का फंक्शन बताया हुआ है। तो हृदय का फंक्शन क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। एक जो बताया गया है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी क्या करता है कि वी ऑक्सीजन कृत रुधिर लाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। वी ऑक्सीजन यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो फुफ्फुस धमनी क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को लाने ले जाने का काम करता है। और ये फुफ्फुस कहाँ होता है? फेफड़ा के पास होता है, ठीक है। वहीं पे फुफ्फुस सिरा क्या करेगा? ये क्या करेगा? वी ऑक्सीजन कृत रुधिर, ठीक है। यानी कि ये धमनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त और ये सिरा है तो ये ऑक्सीजन युक्त, जबकि उल्टा काम उल्टा होता है। लेकिन ये केवल फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा ही उल्टा काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 कोष्ठक होता है, ठीक है। किसी भी हृदय में कितना कोष्ठक होता है? 4, ठीक है। और यहाँ पे नीचे वाले को ये निलय कहा जाता है, ठीक है। तो ये बायां साइड है इसलिए इसको बायां निलय, और ये दायां साइड है इसको दायां निलय कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं दायां निलय। और ऊपर क्या होता है? अलिंद होता है। तो ये बायां साइड है बायां अलिंद और ये दायां साइड है तो दायां अलिंद। तो ये 4 कोष्ठक दिखाई दे रहा है, एक ये कोष्ठक, एक ये कोष्ठक, एक ये और एक ये। तो मानव हृदय के 4 कोष्ठक यानी कि 4 भाग होते हैं, ठीक है। अंदर 4 भागों में बटा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फुफ्फुस धमनी दिखाया गया है, ठीक है। और ये फुफ्फुस सिराएँ दिखाई गई है। और यहाँ शरीर के ऊपरी हिस्से से जो है भाग से महासिरा आता है, ठीक है। और शरीर के निचले भाग से महासिरा यहाँ से आता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। और ये विभाजिका है। विभाजिका यानी कि ये जो बांटने का काम कर रहा है, ये ऐसे करके ये क्या है? विभाजिका है, यानी कि बांट रहा है, जो कोष्ठक के रूप में अलग अलग बांट रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को आइए फंक्शन दिखा देते हैं क्या क्या करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय 4 कोष्ठक है। तो सबसे पहले क्या करता है? प्रमुख सिरा या महासिरा जो विऑक्सीकृत रुधिर को लाता है और शरीर का अंग है, ठीक है, ले जाने का काम करता है, शरीर का अंग है। तो सबसे पहला काम होता है, ये देखिए 1 नंबर में दिया है, फुफ्फुस सिरा विऑक्सीकृत रुधिर लाता है। दूसरा काम क्या होता है कि कहाँ ले जाता है? अलिंद में, ठीक है। अलिंद से कहाँ जाता है? निलय में। और निलय से फिर ऊपर उठ करके कहाँ आता है? यहाँ से नीचे इधर से आकर के प्रमुख धमनी से होकर के महाधमनी की ओर जाकर के शरीर में जाता है। और शरीर में ऑक्सीजन युक्त जो था वहाँ से क्या होता है? वापस कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर से मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यहाँ से जाता है, फिर वापस कहाँ गिरता है? निलय में। और यहाँ से पंपिंग करता है, ऊपर उठ करके कहाँ चला जाता है? तो ये चला जाता है फेफड़ा में, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि समझाया गया है लिख करके। तो मानव हृदय का एक पंप की तरह होता है। मानव का जो हृदय एक पंप की तरह होता है। पंप यानी कि प्रेशराइज करता है, जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है, ठीक है। और अलिंद के अपेक्षा निलय की पेशियाँ भित्ति मोटी होती है। अलिंद है, ठीक है, जैसे ये अलिंद है, इसकी अपेक्षा क्या है? इसकी पेशियाँ देखिए, इसकी पेशियाँ पतली दी हुई है। आइए पहले कलर चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो पेशियाँ दी गई है देख सकते हैं, इसके अपेक्षा क्या है? निलय की पेशियाँ थोड़ी सी मोटी दी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मोटी दी हुई है। इसकी पेशियाँ कैसी है? पतली है। तो वही बता रहा है कि पेशियाँ जो है भित्ति मोटी होती है, किसकी? निलय की, अलिंद के अपेक्षा। क्योंकि निलय को पूरे शरीर के
अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है, यानी कि ये तेज़ी से पंप करके शरीर के सभी हिस्सों में क्या करता है, रक्त को भेजने का काम करता है। ठीक है, इसका काम है भेजना। तो अगर ज़्यादा प्रेशर होगा और ये पतला होगा तो फटने का डर रहेगा, इसीलिए क्या होता है, इसकी जितनी भी सतहें होती है वो मोटी होती है, इसकी बाहर की परतें क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है कि हृदय जो है, ठीक है, हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करता है। वाल्व क्या करता है, यहाँ पे देखिए ये वाल्व के रूप में है। ठीक है, ये वाल्व क्या करता है कि उल्टी दिशा में न बह सके। ठीक है, ये वाल्व क्या करता है कि उल्टी दिशा में न बह सके, इसको रोकने का काम करता है। यहाँ पे देखिए वाल्व दिख रहा है, तो इसको रोकने का काम कौन करेगा कि उल्टी दिशा में न बह सके रक्त। ठीक है, और लसिका क्या करता है, एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं और लसिका वहन में सहायक करता है। वहन यानी कि पहुंचाने में, ले जाने में सहायक करता है। और इसमें क्या होता है, अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। ठीक है, पादपों में परिवहन किस तरह से होता है, तो पादपों में परिवहन जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से होता है। ठीक है, पादपों में जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से होता है। जाइलम क्या करता है, पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से उत्पादित भोजन का वहन करता है। यानी कि जाइलम का क्या काम है, मान लीजिए यह एक पेड़ है। ठीक है, ये क्या है, एक पेड़ है, इस तरह का पेड़। तो जाइलम का क्या काम है, तो जाइलम का काम है सबसे पहले कि यहाँ से जो अवयव प्राप्त हुआ है, ठीक है, यानी कि जड़ है, ये जड़ से जो खनिज लवण और पानी मिला है उसको ले जाने का काम कौन करेगा, ऊपर पत्तियों तक जहाँ पे भोजन बन रहा है या पेड़ के हर एक भाग तक, तो ये जाइलम करेगा, जाइलम। ठीक है, मिटा करके लिख देते हैं दूसरे कलर से। ये कौन करेगा, जाइलम करेगा। ठीक है, वहीं पे फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम का क्या काम होगा, तो फ्लोएम का काम होगा जो पत्तियों द्वारा यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बना है, तो उसको भी तो शरीर के हर भाग को पोषक तत्व की आवश्यकता है, तो जो भोजन बना वो भी शरीर के सभी भाग तक आएगा। तो यहाँ से पत्ती के हर एक भाग, जड़ से लेकर के तना और हर भाग तक भोजन पहुँचाने का काम कौन करेगा, तो ये फ्लोएम करेगा। कौन करेगा, ये फ्लोएम करेगा। ओह सॉरी, तो इसका काम कौन करेगा, फ्लोएम। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो कमेंट बॉक्स में बस कमेंट करें। तो जड़ से देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जड़ से जो है मृदा और जल को खनिज का वहन करना जाइलम का काम है। वहीं फ्लोएम का काम क्या है कि पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उसको हर एक भाग तक पहुंचाना। जड़ व मृदा के माध्यम से आयन संद्रान में अंतर के चलते जल मृदा के जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। किस प्रक्रिया से जाता है, तो जड़ों में जो प्रवेश करता है इसके कारण क्या होता है, जल स्तंभ निर्माण हो जाता है और जो जल को लगातार क्या करता है, ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष की विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है और यही दाब जल के ऊंचे वृक्ष तक पहुंचाता है और यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्पित रूप से वातावरण में विलीन हो जाता है और यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, यानी भाप के रूप में पत्ती के छिद्र से जो भी बताया निकलता है वाष्प, तो इसी को क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन। इस प्रक्रम के द्वारा पौधों को निम्न रूप में सहायता मिलती है। किस किस रूप में, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों की ऊपरी मुखी गति सहायता करती है और पौधों में ताप का नियमन में भी सहायक होता है। जलवाष्प जब निकलता है तो वहाँ तापमान कम होता है, तो ताप का नियमन भी होता है। अब भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में कैसे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण से विलेय उत्पादन वहन स्थानांतरण कहलाता है जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग बताएं फ्लोएम ऊतक से क्या होता है,
जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाया गया है वो पौधों के हर एक भाग को पहुंचाया जाता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों की ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होती है। ठीक है, ऊपरमुखी यानी कि ऊपर तक पहुंचाना, जैसे मान लो नीचे यहाँ एक पत्ता है, ये भोजन बनाया तो ऊपर तक जाना है, और अधोमुखी यानी नीचे तक ले आना है, जड़ तक। तो ये कौन करता है? फ्लोएम। वहीं पे फ्लोएम का दूसरा क्या है कि फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग को पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम उत्तक में एपीटी ऊर्जा से परासरण बल का स्थानांतरण होता है। ठीक है, अब मानव में उत्सर्जन देख लेते हैं। ठीक है, मानव में उत्सर्जन किस तरह से होता है? तो मानव का उत्सर्जन जैव प्रक्रम का, जिसमें जीवों को उपचय क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि हम लोग जो भोजन पदार्थ के रूप में जो भी पदार्थ किए हैं, खाए हैं, ठीक है, उसको पाचन के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है पचने के बाद, और उसको क्या किया जाता है? उसको पचने के बाद अपशिष्ट पदार्थ जो बच गया उसको निष्कासित किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? उत्सर्जन। और यह एक कोशिकीय जीव में से अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के सतह में जल में विसर्जित कर देते हैं। जो भी एक कोशिकीय जीव है, जैसे कि हम बताए थे अमीबा के समय में, तो अगर इस प्रकार से अमीबा है और ये भोजन किया है, ये क्या है? केंद्रक है, और ये भोजन किया है तो अपशिष्ट पदार्थ को एकदम किनारे में ले आकर के और जल में विसरण यानी जल में मिला दिया जाता है, घोल दिया जाता है। ठीक है, ये एक कोशिकीय जीव में होता है। अमीबा क्या है? यह भी एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार है। क्या है? एक जोड़ा वृक्क, वृक्क यानी कि किडनी, ये दोनों। ठीक है, एक जोड़ा होता है। एक जोड़ी मूत्रवाहिकाएं, ये जो है मूत्रवाहिकाएं हो, ठीक है, नारी। एक जोड़ी मूत्राशय, ठीक है, एक जोड़ी क्या है? मूत्राशय, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और क्या है? एक मूत्र मार्ग। ठीक है, एक मूत्र मार्ग है जिससे बाहर निकलता है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है बाएं वृक्क यानी ये, ठीक है, और वृक्क यानी कि क्या? किडनी। ठीक है, और बाएं वृक्क सिरा, ये जो आता है इसको वृक्क सिरा कहा जाता है। वहीं पे बाएं मूत्रवाहिनी और महाशिरा दिखाया गया है। तो इसको क्लीन कर देते हैं, आप लोग ध्यान से एक बार देख लेंगे। आप यहाँ पे दिखाया भी गया सब कुछ और बता भी दिए हैं। अगर कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, प्रयास करेंगे हम सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने का। ठीक है, आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वृक्क जो है मूत्र मार्ग बनाने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है, और मूत्र बनने का उद्देश्य क्या है? रुधिर से वर्ज्य यानी कि हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का छान कर बाहर निकालना। यानी कि जो हम लोग के शरीर में हानिकारक पदार्थ ब्लड में जो जाता है, किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना और जितना भी हानिकारक पदार्थ है उसको बाहर निकालना। वृक्क में मूत्र की निर्माण की प्रक्रिया क्या है? वृक्क की संरचना व क्रियात्मक इकाई वृक्काणु, ठीक है, नेफ्रॉन भी कहा जाता है, कहलाती है। और वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? कोशिका गुच्छा, इसको क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। ठीक है, और यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। दूसरा क्या है? वोमन संपुट। ठीक है, तीसरा क्या है? नलिकाकार भाग, और चौथा संग्रहणी भाग। ठीक है, ये सभी क्या है? वृक्क के भाग है। वृक्क से उत्सर्जन की क्रियावानी यहाँ पे दिखाया गया है। तो किस तरह से है? तो यहाँ पे देख सकते हैं वृक्क धमनी है ये। उसी तरह से यहाँ पे क्या है? वोमन संपुष्ट, ये जो दिखाया गया है। और ये क्या है? कोशिका गुच्छ, इसके अंदर जो ये दिखाया गया है कोशिका गुच्छ है। और यहाँ पे देख सकते हैं वृक्काणु की का नलिकारक भाग, ये जो है नलिकारक भाग वृक्काणु का यहाँ पे दिखाया गया है। और वृक्क सिरा, ये जो गया है इसको क्या कहा जाता है? वृक्क सिरा। ठीक है, वृक्क सिरा की शाखा। और वृक्क धमनी, ये जो है इसको क्या कहा जाता है? वृक्क धमनी। ठीक है, धमनी देखिए, धमनी कभी ब्लू कलर से दिखाया जाता है, इसमें क्या है? यानी कि इसमें ऑक्सीजन जा रहा है। और सिरा जो है उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, तो वो रेड कलर में दिखाया जाता है। संग्राहक वाहिनी क्या है? ये है संग्राहक वाहिनी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? चित्र में किस तरह से बताया गया वृक्काणु की संरचना। जो वृक्क कोशिका गुच्छा निस्यंदत है। ठीक है, जब वृक्क धमनी का शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो है कोशिका गुच्छे से ही छानकर वोमन के संपुष्ट में आ जाता है। ठीक है, अब क्रियाकलाप बताया गया कि क्रिया बताया गया कि किस किस तरह से होता है। तो ये छन करके कहाँ आ जाता है? वोमन संपुष्ट में। और वर्णात्मक पुनः अवशेष
अवशेषण जो है ये वृक्काणु से नलिकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा जल का पुनः अवशोषण होता है। और नलिका स्रवण में क्या होता है, यूरिन, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ वृक्काणु से निकलकर नलिका भाग के अंतिम सिरे में रह जाता है और वह मूत्र का मार्ग निर्माण करने वहाँ से मूत्र का संग्रहित वाहिनी में मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अवस्थित रूप में संग्रहित रहता है और मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिगर में बताया गया है और उसी को प्रोसेस के माध्यम से समझाया गया है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, और थोड़ा सा बचा हुआ है कृत्रिम वृक्क क्या है। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी, यानी कि जब किसी का किडनी खराब हो जाता है तो डायलिसिस पे रहता है तो उसमें क्या लगाया जाता है, कृत्रिम वृक्क। तो कृत्रिम वृक्क में क्या होता है, अपोहन होता है। ठीक है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासित किया जाता है। ठीक है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासित इसमें भी किया जाता है, लेकिन इसमें कृत्रिम वृक्क लगा होता है। ठीक है, और प्रायः एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निष्पादन वृक्क होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। शेष निष्पादन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। ठीक है, यानी कि 180 लीटर में से 1.2 लीटर निष्कासित होता है, बाकी क्या होता है, बाकी जो है अवशोषित कर लिया जाता है, किसके द्वारा, वृक्क नलिकाओं द्वारा। ठीक है, अब पादप में उत्सर्जन किस तरह से होता है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं, यानी कि भाप के रूप में। यार बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तियों की संचित रहते हैं और यह अपशिष्ट पदार्थ उत्पादित यानी कि रेजिन और गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित करते हैं और पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। ये पादप के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त हो गया एक ही वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया और यहाँ पे देखिए 1 नंबर का कुछ प्रश्न दिया हुआ है, उसके बाद लॉन्ग प्रश्न दिया हुआ है। तीनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम नहीं कराएं, तो हम प्रयास करेंगे कि जल्दी आप लोगों को तीनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी साथ में उपलब्ध कराएं। ठीक है, उसके बाद आगे प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन आंसर के बाद आगे कोई चैप्टर लेकर के आएँ। ठीक है, तब तक के लिए जो है आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें स्पेशली अपने उन दोस्तों के साथ जो JCERT यानी कि झारखंड बोर्ड या NCERT की पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 7, 8, 9, 10 की पढ़ाई कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।